गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज नया हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, सॉइल मैकेनिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेटेज की अगर बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव में या कन्वेंशनल दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो ईएस हो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर बात करें स्टेट सर्विसेज के लिए, वहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी वेटेज होती है सॉइल मैकेनिक्स की। तो सॉइल मैकेनिक्स की अगर बात करें तो जिसको हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोल देते हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मतलब जियो मतलब अर्थ की टेक्निकली इंजीनियरिंग करना, उसकी स्टडी करना। और अगर मैं बात करूं सॉइल मैकेनिक्स, तो सॉइल मैकेनिक्स का मतलब क्या है कि सॉइल के मैकेनिज्म को समझना ही सॉइल मैकेनिक्स कहलाता है, सॉइल मैकेनिक्स। तो जो हमारा सब्जेक्ट जो स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स अगर बात करें सॉइल मैकेनिक्स की, तो यदि आपने बीटेक में, पॉलिटेक्निक में जब भी आपने इसकी तैयारी की होगी, तो मेनली मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि काफ़ी लोग तो इससे बच के भागते हैं। अब पता नहीं क्या रीज़न ऐसा है बहुत इजी सब्जेक्ट। अगर आप अच्छे से समझते हुए चलोगे, जैसे अगर मेरे साथ आप चलोगे तो कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, आप हर चीज़ समझते जाओगे, आपको भागना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब बैठे हो पढ़ने के लिए तो आपको कॉन्फिडेंट होकर बैठना है, ठीक है। आपको ये समझ के चलना है कि कुछ भी नहीं है, और चीज़ों को समझते जाइए। कहीं डाउट है तो डाउट क्लास में पूछे मुझसे, जो भी चीज़ आती नहीं है। अब बात करें सॉइल मैकेनिक्स को, सॉइल मैकेनिक्स में देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉइल मैकेनिक्स की, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे वो आरसीसी के हों, चाहे स्टील के स्ट्रक्चर हों, जो भी लोड होता है फाइनली हमारा वो ट्रांसफर होना है किस पे, अर्थ पर। और अर्थ की अपर क्रस्ट की बात करें तो सॉइल की है। तो फाइनली अगर वो सारा लोड जब अर्थ को ही ट्रांसफर होना है, तो जिस पर लोड ट्रांसफर हो रहा है हमें उसकी स्टडी करना भी तो बहुत जरूरी है कि हमारी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, कि हमारी जो अर्थ की जो अपर क्रस्ट है वो उस लोड को बियर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो सारी एनालिसिस करना जरूरी है। तो वही एनालिसिस के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा, इसमें फोर्सेस को देखना पड़ेगा, किस तरीके से इसमें शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है, कैसे इसमें कंप्रेसिबिलिटी हम निकाल रहे हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें इसका, कैसे इसके अंदर हमारी परमेबिलिटी है, कैसे इफेक्टिव स्ट्रेसेस हैं, क्लासिफिकेशन हम इसके बारे में समझेंगे। सारी चीज़ों के बारे में हम समझते जाएंगे थोड़ा थोड़ा कर करके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉइल मैकेनिक्स को, तो देखिए सॉइल मैकेनिक्स की अगर आपको बात करूं तो सॉइल एक्चुअली ना ही प्रॉपर फ्लूइड है और ना ही प्रॉपर, अगर मैं बात करूं सॉलिड की तरह भी नहीं है। तो फ्लूइड की तरह भी नहीं है, सॉलिड की तरह भी नहीं है। अगर फ्लूइड की तरह है, अगर सॉलिड की तरह होता तो ऑलरेडी हम इसको एनालिसिस कर चुके होते पहले ही, जो हमने सोम पढ़ रखा है या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रखा है। इसकी एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट वे में होगी, अलग तरीके से, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो सॉलिड भी नहीं है और फ्लूइड भी नहीं है, इसका मतलब सॉइल एक कुछ अलग ही है। नेचुरल, भाई नेचुरल टर्म है सॉइल हमारी। तो अब ये नेचुरल टर्म जो सॉइल हमारी कैसे हम यूज कर रहे हैं, तो सॉइल मैकेनिक्स का मतलब होता है मैकेनिज्म को समझना सॉइल के, या जियो टेक्निकल इंजीनियर का मतलब होता है जियो टेक्निकल मतलब अर्थ की स्टडी करना टेक्निकली। चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या आएगा आपका। सिलेबस की अगर बात करते हैं, सिलेबस तो सिलेबस में जो जो मैं कवर करूंगा यहाँ पर वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन के बारे में समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन के बाद में आपका आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिर इसके बाद में आपका आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फिर आपका आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में समझेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस। फिर समझ लेंगे परमेबिलिटी के बारे में, परमिएबिलिटी के बारे में समझ लेंगे। सीपेज भी इसके साथ ही आ जाएगा, एंड सीपेज। इसके बाद में आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्पैक्शन। फिर कंसोलिडेशन को भी समझ लेंगे, कंसोलिडेशन। इसके बाद में बात करूंगा तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, इसके बारे में समझ लेंगे, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। इसके बाद में अर्थ प्रेशर थ्योरी जो आप पढ़ोगे, अर्थ प्रेशर थ्योरी, इसके बारे में समझ लेंगे। फिर आपका लास्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका शैलो फाउंडेशन, ठीक है, शैलो फाउंडेशन वगैरह समझ लेंगे। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे अंडर कंसिडरेशन, जिसके बारे में हम जो भी एक्सप्लेनेशन होगी प्रॉपर अच्छे तरीके से दूंगा, कहीं पे आपको कोई डाउट नहीं आने वाला सॉइल मैकेनिक्स के अंदर भी, ठीक है। वैसे आरसीसी स्टील भी मैं आपको इसके साथ साथ कराता जा रहा हूँ, वहाँ भी कोई डाउट नहीं आने वाला, यहाँ भी कोई डाउट नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से समझते हैं। इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन, टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है, कम टाइम है, इसलिए हमें चीज़ें अब जल्दी जल्दी कवर करनी है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। इंट्रोडक्शन समझते हैं पहले क्या है। देखिए, सॉइल मैकेनिक्स, एक्चुअली सॉइल मैकेनिक्स की जो स्टडी हुई है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है, सबसे पहले आपको पता भी होगा, कार्ल टर्ज़ागी इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो भूमिका रही है सॉइल मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। मतलब एक तरीके से जब आप आगे एनालिसिस करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो आप देखना कि इनका कितनी बड़ा योगदान है सॉइल मैकेनिक्स के लिए। और इन्होंने ही जो, अगर मैं सॉइल मैकेनिक्स की बात करूं, तो इन्होंने जो पहली सॉइल मैकेनिक्स की किताब लिखी थी वो एडबाउ मैकेनिक्स लिखी थी, जो पब्लिश हुई थी 1925 में। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछा भी जाता है कि सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। तो पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट, कार्ल टर्ज़ागी इज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, comma, his first book on soil mechanics is एडबाउ मैकेनिक। कौन सी किताब है इनकी जो पहली पब्लिश हुई थी? एडबाउ मैकेनिक, पब्लिश्ड इन 1925। किस ईयर में पब्लिश हुई थी? 1925। तो पूछा जाता है कई बार कौन सी किताब थी, तो एडबाउ मैकेनिक्स, ये ध्यान रखना आप, एडबाउ मैकेनिक्स, और कब पब्लिश हुई थी? 1925 में। ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें पता होना जरूरी है। अब बात आती है इंट्रोडक्शन में, इसकी तो बात कर ली, चलिए ठीक है, कार्ल टर्ज़ागी के बारे में समझ लिया। बात करते हैं अब सॉइल की, अपने मेन टर्म पे आते हैं सॉइल पर। अब सॉइल की जो प्रोसेस, जो फॉर्मेशन हुई है, वो किस तरीके से हुई है, मेनली मैं आपको बताना चाहता हूं सॉइल की फॉर्मेशन। देखिए, जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है, एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो भी हमारी रॉक्स होती हैं उसकी वेदरिंग होती है, और वेदरिंग के बाद में सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। अब आपके आसपास जो भी आपको मिट्टी दिखती है ना, अब वो बात अलग है, वो ट्रांसपोर्ट होकर आई है, अब किस जोन से ट्रांसपोर्ट होकर आई है वो प्रॉपर्टी चेक करने के बाद ही पता चलता है। तो जो भी आपको मिट्टी दिखती है, जो भी आपने देखी होगी बाहर निकल के, अगर आप घर से बाहर निकल के देखो तो जो मिट्टी आपको मिलेगी, वो जो सॉइल कहलाती है वो आपकी, अगर आप उसको मुट्ठी में लेते हो, ठीक है, एक कंबाइंड बल्क की फॉर्म में उठाते हो, तो आपने देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सॉलिड पार्टिकल्स बोलते हैं, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, मतलब एक स्पेस होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। इसका मतलब जो सॉइल है वो वॉइड्स का और सॉलिड्स का एक मिक्सचर है। अब बात आती है कि ये फॉर्मेशन कैसे हुआ है। वॉइड्स तो चलो ठीक है कि जब सॉलिड हमारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, जब टूट जाएंगे, तो हम जब उसको इकट्ठा करेंगे तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो एयर गैप आएगा, स्पेस गैप आएगा, जो गैप आएगा तो उसको हमने वॉइड्स बोल दिया। लेकिन ये पार्टिकल्स कहां से आए हैं, मेनली समझने वाली चीज यहां पर। तो देखिए, पार्टिकल की फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो पार्टिकल की फॉर्मेशन हुई है इस तरीके से, जो भी फॉर्मेशन, हम सारी चीजें आप समझते हैं ना पार्टिकल की फॉर्मेशन। देखिए, आपको रॉक के बारे में पता है, अब रॉक की फॉर्मेशन मैं नहीं बताऊंगा, हमने मान लिया कि रॉक से ही वेदरिंग हो रही है। अब रॉक कैसे हुई है वो आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्केनिक, अगर आप वॉल्केनिक इरप्शन की बात करें तो वहां से मोल्टन मैग्मा निकलता है, और मैग्मा जब सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसका, जब वो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड, द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा के बाद में क्या बन जाती है? रॉक बन जाती है। तो मतलब सॉलिड फॉर्म में होती है रॉक। रॉक कैसी फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये एक रॉक है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक रॉक है हमारी, ये हमने एक रॉक ले ली, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। अब होता क्या है, इस रॉक पर, इस रॉक की वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब समझ रहे होंगे, वेदरिंग का मतलब होता है कि इसका इरोजन हो जाना। इरोजन मतलब इस रॉक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसका इरोजन हो जाना, मतलब टूट टूट के पार्टिकल बाहर निकलते जाते हैं, गिरते जाते हैं। इरोजन, ये पार्टिकल मान लीजिए ये पार्टिकल है, भाई दिखला रहे हो तो दूर दूर, ये बल्कि एक्चुअली बिल्कुल सरफेस से चिपके हुए हैं सारे पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल इरोजन होने का मतलब ये होता है कि ये पार्टिकल अगर हमारा इससे ब्रेक होके टूट जाए, गिर जाए, हट जाए, ऐसे ये पार्टिकल गिर जाए, ये पार्टिकल गिर जाए, तो इस तरीके से क्या है, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा पार्टिकल्स का, और ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और उसके बीच में क्या हो गया, देखा होगा, सॉलिड हो गए, पार्टिकल्स क्या है, सॉलिड, और उनके बीच में आप गैप देख रहे हो, ये तो एक गैप क्या है, वॉइड्स है। गैप क्या है इसका, वॉइड्स। तो इसका मतलब ये क्या, बल्क की फॉर्म में हमने क्या बोल दिया इसको, सॉइल बोल दिया। तो वेदरिंग ऑफ रॉक से ही किसका फॉर्मेशन होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब बात रही वेदरिंग कौन कौन सी होती है, वो भी आगे समझते हैं। तो यहां से मेरे पास एक पॉइंट समझ के निकल के आया कि क्या निकल के आया कि भाई क्या
कि द soil is formed due to weathering of rocks. अब ये वेदरिंग जो हो सकती है, इट में बी आइदर फिजिकली और केमिकली. ठीक है, वो समझते हैं आगे क्या चीज है. तो नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इस चीज को. नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं. weathering may be physically और केमिकली. वेदरिंग कैसे हो सकती है? फिजिकली भी हो सकती है और केमिकली भी हो सकती है. अब ये फिजिकली वेदरिंग क्या है और केमिकली वेदरिंग क्या है, इसको समझते हैं. फिजिकल वेदरिंग क्या है और केमिकल वेदरिंग क्या है. सबसे पहले टर्म्स को समझ लेते हैं कि टर्म्स क्या है फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के बारे में. तो देखिए, फिजिकल वेदरिंग वो वेदरिंग होती है जिसमें फिजिकल एजेंसीज इन्वॉल्वड होती हैं. फिजिकल एजेंसीज लाइक वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से, आइस की वजह से, विंड की वजह से, वाटर की वजह से. और केमिकल एजेंसीज में वो एजेंसी होती है जिसमें हमारी रिएक्शन होती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन. ये सारी एजेंसीज हमारी केमिकल एजेंसीज होती हैं. इनको सबको समझते हैं एक एक करके क्या है. तो सबसे पहले आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखवाता हूं आपको क्या है. फिजिकल एजेंसीज involved in weathering of rocks include running water, wind जो हवा चलती है, wind, ice, ग्रेविटी, एटसेट्रा. अब ये कैसे हैं इसको समझते हैं. बाय डायग्राम में समझाता जा रहा हूँ सारी चीज़ आपको. मान लीजिए आपकी ये इस तरीके से आपकी रॉक है. ये मान लीजिए क्या है हमारी रॉक, इस तरीके से. अब होता क्या है ये आप समझना. रनिंग वाटर कैसे वेदरिंग करता है. एक्चुअली रनिंग वाटर, मान लीजिए कोई भी, ये बारिश पड़ रही है हमारी, ये मान लीजिए बारिश हो रही है, एक्सपोज टू एटमोसफेयर है, एक्सपोज कंडीशन में, ओपन टू एटमोसफेयर. जब बारिश पड़ती है तो बारिश जो वाटर होता है, वाटर डायरेक्टली, ये जो मैं आपको सरफेस दिखला रहा हूं, ये जो सरफेस आपको मैं दिखला रहा हूं, ये रॉक की जो सरफेस दिखला रहा हूं, इस पे इंपैक्ट प्रोड्यूस करता है. क्या करता है? एक इंपैक्ट जनरेट करता है. जब इंपैक्ट जनरेट करता है तो आपको ये शॉर्ट टाइम में देखने के लिए नहीं मिलेगा. आफ्टर लॉन्ग टाइम आप देखोगे कि ऊपर वाली सरफेस आपकी धीरे धीरे घिसती जाएगी. घिसने का मतलब ही क्या है? इरोजन होता जाएगा, पार्टिकल टूट टूट के गिरने शुरू हो जाएंगे. लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको तुरंत देखने के लिए नहीं मिलेगी. और ऐसे ही पानी जब इंपैक्ट देता है, और पानी क्या कर रहा है आपका, साथ में पानी इससे रनिंग भी कर रहा है इसके सरफेस के ऊपर से. और जब रनिंग करता है तो ड्रैग फोर्स एग्जिट करता है. कौन सा फोर्स? ड्रैग फोर्स. और इस ड्रैग फोर्स की वजह से क्या हो जाता है? इरोजन हो जाता है. पार्टिकल टूट टूट के बाहर आने लगते हैं. इस रॉक से क्या होगा? पार्टिकल बाहर आने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे. समझ आ गया? तो वाटर का आपको पता चल गया. ऐसी विंड, अगर मैं हवा की बात करूं, हवा में क्या होगा कि अगर हवा की बात करूं तो ये देखिए, मान लीजिए रॉक है, ये तो वाटर का हो गया. अगर हवा की बात करता हूं तो हवा चल रही है आपकी, ये देखिए विंड चल रही है. तो विंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इस सरफेस पर, ये जो आपको मैं सरफेस दिखला रहा हूं, इस पर ड्रैग फोर्स एग्जर्ट करते हैं. यहाँ पर ड्रैग फोर्स, तो ये भी धीरे धीरे चलने वाला फिनोमिना है, मतलब लॉन्ग टर्म फिनोमिना होता है. और इसके टर्म में भी आप क्या देखोगे, ड्रैग फोर्स की वजह से क्या होगा कि जो सरफेस होगी वो इरोडेड होना शुरू हो जाएगी, जो पार्टिकल्स होंगे वो टूट टूट के गिरना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे. समझ आ गया? ऐसे ही आइस होती है, आइस का भी आप समझ सकते हो इसी तरीके से, इंपैक्ट प्रोड्यूस करता है. और ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ग्रेविटी की वजह से. तो ये भी फिजिकल वेदरिंग में आता है, जिसमें क्या होता है, ड्यू टू द सेल्फ वेट, खुद के वेट की वजह से जो आपका सरफेस है, सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उसका इरोजन हो जाता है. तो ये ग्रेविटी का एक रीजन है. ऐसी पानी का और विंड का सबका बता दिया आपको मैंने. समझ आ गया? तो ये तो हो गई फिजिकल एजेंसीज. नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट अगर मैं एजेंसीज की बात करूं तो दैट इज, नेक्स्ट एजेंसीज की बात करते हैं. तो नेक्स्ट एजेंसीज की अगर बात करता हूं तो वो कौन सी है? हमारी केमिकल एजेंसीज. तो नेक्स्ट केमिकल एजेंसीज
chemical agencies involved in weathering of rocks includes oxidation, reduction, comma carbonation, एटसेट्रा। ये क्या चीज है भाई? तो ये जो केमिकल एजेंसीज हैं ये होती हैं जो आपकी केमिकल एजेंसीज का मतलब क्या है कि हमने फिजिकल की तो बात कर ली, केमिकल का मतलब होता है जो रिएक्शन हो रही है किस पे? उसके सरफेस पे जो रिएक्शन हो रही है, रॉक की सरफेस पे। तो रॉक की सरफेस पर रिएक्शन कैसे हो रही है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन की वजह से जो इरोजन हो रहा है, जो पार्टिकल टूट के अलग हो जाएंगे, मतलब वेदरिंग हो जाएगी पार्टिकल्स की, टूट के अलग हो जाएंगे। यार अगर आप कभी भी किसी चट्टानी इलाके में जाओ, रॉकी एरिया में जाओ, हिली एरिया में जाओ, तो वहाँ पर अगर आप कभी फोटो वगैरह खिंचवाते हो रॉक के पास खड़े होकर, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल टूटे होते हैं, बरूदे जैसा होता है पत्थर के ऊपर। वो भी क्या है? वेदरिंग ही तो है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको वेदरिंग देखने के लिए मिलती है, वो आपकी केमिकल वेदरिंग हो गई। अब रिडक्शन क्या है? रिडक्शन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाती है। रिडक्शन क्या होता है? इसका बिल्कुल रिवर्स होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो वेदरिंग हो रही है, केमिकल वेदरिंग, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मतलब रिडक्शन बोल रहे हैं। और अगला कार्बोनेशन, नाम से ही पता चल रहा है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बोनिक एसिड बना देती है, और कार्बोनिक एसिड भी क्या काम करता है? डिसइंटीग्रेट करने का काम करता है, पार्टिकल्स को डिसइंटीग्रेट कर देगा, इरोजन करा देगा पार्टिकल्स का। समझ आ रहा है? तो कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये आपके किसके पार्ट हैं? केमिकल वेदरिंग के पार्ट हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि हाँ, मतलब ये इसमें कोई डाउट अब ऐसी चीज नहीं रही। अब बात आती है कि अगर फिजिकल वेदरिंग हो रही है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, तो फिजिकल वेदरिंग में अगर मैं देखूं तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो भी आपके मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स वो सेम रहते हैं पेरेंट रॉक की तरह ही। मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स मतलब जब सॉइल का फॉर्मेशन हो गया तो जो उसके अंदर मिनरल्स मिल रहे हैं, अगर फिजिकल वेदरिंग की वजह से हुआ फॉर्मेशन, तो जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल रॉक में जो मिनरल हैं उससे कंपेयर करेंगे तो वो बिल्कुल सेम मिलेंगे। और यदि वेदरिंग केमिकल हो रही है तो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स मिल रहे हैं और उससे जो उसकी पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक का मतलब जिससे वो क्रिएट हुए हैं, जिससे उसका इरोजन हुआ है, तो उसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो डिफरेंट मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स आपको मिलते हैं। तो ये आप समझ भी सकते हो, क्योंकि केमिकल वेदरिंग में रिएक्शन होती है, इसकी वजह से मिनरल्स हमारे चेंज हो जाते हैं। और फिजिकल एजेंसीज में कोई रिएक्शन तो होती नहीं है, वहाँ पे तो फोर्स की बात करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ जो हो रही है फोर्स के बेसिस पे ही है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो क्या नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट। if the soil is formed due to physical weathering, comma mineral constituents of soil are same as that of parent rock। पेरेंट रॉक का मतलब होता है जिससे उसका इरोजन हुआ है, जहां से सॉइल पैदा हुई थी, जिस रॉक से उसका इरोजन हुआ था उसे पेरेंट रॉक बोलते हैं। सेम दैट ऑफ पेरेंट रॉक। वेयर एज इफ इट इज फॉर्म्ड, इट इज का मतलब सॉइल के बारे में बात कर रहा है। वेयर एज इफ इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, comma its mineral constituents differ मतलब
अलग होना, डिफर फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट रॉक। ये आपको समझ भी आ गया होगा, आपको समझा चुका हूं मैं कि केमिकल वेदरिंग में रिएक्शन हो रही है तो आपकी जो सॉइल बनके तैयार हुई, रिएक्शन की वजह से उसके मिनरल्स चेंज हो जाते हैं। अब वो पेरेंट रॉक के वाले मिनरल सेम मैच नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूं फिजिकल वेदरिंग में, तो वहां पर जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, वो जो फोर्स एक्सर्ट हुआ था, जो ड्रैग फोर्स हुआ था, जो इंपैक्ट फोर्स पड़ा था, उसकी वजह से हुआ था। तो उसमें कोई वेदरिंग नहीं हुई थी, मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई थी। वेदरिंग तो हुई थी लेकिन रिएक्शन कुछ नहीं हुई थी। तो जहां रिएक्शन है वहां मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो गए, जहां पर रिएक्शन नहीं हुई वहां पर मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज नहीं हुए। समझ आ गया? इस पॉइंट का कुछ भी नहीं है इस पॉइंट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट, इफ द वेदर्ड रॉक मटेरियल का मतलब क्या है कि जो सॉइल हमारी बनी है, जो इरोजन पार्टिकल है, इरोडेड पार्टिकल्स हैं, उसकी बात कर रहा है। इफ द वेदर्ड रॉक मटेरियल इज रिटेन्ड ओवर पेरेंट रॉक, then it is termed as residual soil। तो क्या बोल रहे हैं आप? नेक्स्ट पॉइंट, if the weathered rock material is retained over its parent rock, comma, it is termed as रेजिडुअल सॉइल। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है रेजिडुअल सॉइल। किसको रेजिडुअल सॉइल बोल रहे हैं? रेजिडुअल सॉइल किसको बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये आपकी रॉक है, मान लीजिए आपकी क्या है, ये रॉक है आपकी, ये आपकी रॉक है, इस तरीके से इरेगुलर शेप में होगी, इस तरीके से रॉक है। थोड़ा सही से बना देता हूँ आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए आपकी रॉक है, ये आपकी रॉक है। अब रॉक की क्या हो रही है? वेदरिंग हो रही है, ये वेदरिंग हो रही है, ये वेदरिंग हो रही है। ये पार्टिकल क्या हो रहा है? इरोडेड हो रहे हैं, टूट के गिर रहे हैं। तो कुछ पार्टिकल तो ऐसे हैं जो टूट के क्या ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे, दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रहेंगे, अपने रेजिडेंस पे नहीं रहेंगे। और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो टूटने के बाद में भी क्या रहेंगे, उसके सरफेस पे ही बने रहेंगे। कहने का मतलब जो पार्टिकल्स हैं, इरोडेड पार्टिकल्स हैं या वेदर्ड रॉक मटेरियल है, वो अपनी जो भी पेरेंट रॉक है भाई, इसी से तो पैदा हुए हैं, ये अपने आसपास ही रहेंगे। तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? रेजिडुअल सॉइल। इसका मतलब ये रेजिडुअल सॉइल कौन सी सॉइल है? ये वाली सॉइल क्या है? रेजिडुअल सॉइल है, जो पेरेंट रॉक के पास है। इसका मतलब, और ऐसी भी सॉइल है जो ट्रांसपोर्ट हो गई, जो हवा से ट्रांसफर हो गई, या पानी से ट्रांसफर हो गई, या आइस से ट्रांसफर हो गई, ट्रैवल करके जा सकती है, कोई भी ट्रैवल एजेंसीज हो सकती हैं। ऐसी रॉक को क्या ऐसी सॉइल को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ये तो रेजिडुअल हो गई, और ये कौन सी होगी? ट्रांसपोर्टेड हो गई, जो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखवाने वाला हूँ आपको मैं। तो एज रेजिडुअल सॉइल, तो इसके बारे में हमने देख लिया। एंड इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड, then it is termed as ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसको क्या बोल देंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोल देंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी सॉइल है? ये वाली सॉइल है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रैवल करके चली गई दूर तक। समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर हो रहा है एकदम? कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब ये फॉर्मेशन तो आपने देखा सॉइल का कि फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पैडोजेनेसिस। टेक्निकल नेम यूज किया जाता है पैडोजेनेसिस। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रोसेस of formation of soil is termed as पैडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पैडोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। ये कई बार पूछा जाता है, जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की सॉइल को, उसको क्या बोलते हैं? पैडोजेनेसिस। एक टेक्निकल वर्ड है, याद होना चाहिए। प्रोसेस को बोल रहे हैं जो फॉर्मेशन हो रहा है सॉइल का, इरोजन वगैरह सारी जो प्रोसेस हो रही है उसकी, तो सारी प्रोसेस को हम पैडोजेनेसिस से टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बोलता है वो क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट जियोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें जियोलॉजिकल साइकिल की, तो द जनरल स्टेप्स
द जनरल steps involved in geological cycle of the formation of soil includes erosion, erosion के बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहिवल। अब देखिए, समझते हैं ये क्या चीज़ है जियोलॉजिकल साइकिल की। अगर मैं बात करूं, ये अभी आपको मैं डायग्राम के साथ समझा देता हूं न्यू स्लाइड में। बिल्कुल देखिए, मान लीजिए ये हमारी कोई भी एक चट्टान है जिससे इरोजन हो रहा है पार्टिकल का, जिससे भाई इरोजन हो रहा है पार्टिकल्स का। हो क्या रहा है? इरोजन है। मान लीजिए ये पार्टिकल इससे टूटे और टूटने के बाद में क्या बना? इरोजन। इस चट्टान को क्या बोलते हैं? अपहिवल। अपहिवल से ही सबसे पहले पार्टिकल्स टूटते हैं और टूटने के बाद में क्या होता है? टूटने को ही हम क्या बोल देते हैं? इरोजन बोल देते हैं। इरोजन के बाद, भाई इरोजन किसको बोलते हैं? टूटने को ही इरोजन बोल रहे हैं। इरोजन के बाद पार्टिकल का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। ये साइकिल बना रहा हूं मैं आपको, जियोलॉजिकल साइकिल है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हो रहा है? पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद में क्या होता है? किसी जगह पे जाके क्या हो जाते हैं? पार्टिकल डिपोजिट हो जाते हैं। तो डिपोजिशन और डिपोजिशन होने के बाद में क्या बन जाता है? दोबारा से अपहिवल। अभी कहने का मतलब क्या है समझते हैं। ये एक जियोलॉजिकल साइकिल है जो कंटिन्यू चलती रहेगी। अपहिवल कहने का मतलब आपने देखा होगा कि मिट्टी के अपने डले देखे होंगे, मिट्टी के डले जो हार्ड हो जाते हैं, मतलब खुद में ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, खुद के वेट के प्रेशर की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में वो क्लोजर स्टेट में आ जाते हैं। पार्टिकल्स क्लोजर स्टेट में आ जाते हैं, उसको अपहिवल बोल देते हैं। अब यहां पर अपहिवल का सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले अपहिवल का इरोजन हो रहा है। इरोजन का मतलब क्या है कि दोबारा से क्या होगा? उसकी वेदरिंग होगी, चाहे फिजिकल हो केमिकल हो, तो पार्टिकल उससे टूटने लग जाएंगे। टूटने को ही इरोजन बोलते हैं। अब इट में भी ट्रांसपोर्टेड क्या हो जाएगा कि जो पार्टिकल होंगे वो ट्रांसपोर्टेड हो जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट हो गए। ट्रांसपोर्ट होने का मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। और ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहीं ना कहीं डिपोजिट तो होंगे ना यार जाकर। तो मान लीजिए वो किसी जगह जाकर डिपोजिट हो गए, तो एक पार्टिकल डिपोजिट हो गया, फिर उसके बाद ही हो सकता है कि उसके ऊपर दूसरा पार्टिकल डिपोजिट हो जाए, फिर पार्टिकल डिपोजिट हो जाए और पार्टिकल डिपोजिट हो जाए। और खुद के सेल्फ वेट की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये क्या आ जाएंगे? क्लोजर स्टेट में आ जाएंगे। तो फिर दोबारा से क्या बना लेंगे? अपहिवल बना लेंगे, एक अपहिवल फॉर्म कर लेंगे। फिर क्या होगा? फिर इसकी वेदरिंग होगी, मतलब इरोजन होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फिर होगा, फिर डिपोजिशन होगा। तो इस तरीके से क्या है? एक साइकिल चलती जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल साइकिल। क्या बोल देते हैं इसको? जियोलॉजिकल साइकिल। क्लियर हो गया? दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल साइकिल। तो अब ये ध्यान रखना, अपहिवल ये सेम या अपहिवल नहीं है यार। ट्रांसपोर्ट होने के बाद किसी भी जगह वो अपहिवल बन सकता है, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन ये मत समझना कि अच्छा यहाँ अपहिवल बनाया तो सेम जगह फिर दोबारा अपहिवल वहाँ बन जाएगा, ये सॉइल वही पहुँच गई। नहीं, ये कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है, उस जगह की बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि क्या ये सेम चीज़ है। नहीं, ये सेम चीज़ नहीं है, कहीं पर भी किसी भी जगह हो सकती है। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन में आपको इसके बारे में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो बताऊंगा टाइप ऑफ सॉइल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टाइप ऑफ सॉइल। थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वेटेज से। और उसके बाद में फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जब स्टार्ट हो जाएगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टार्ट हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में आपका टाइप ऑफ सॉइल और बचा हुआ है, उसके बाद में फिर मैं प्रॉपर्टीज आपकी स्टार्ट करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, सॉइल के लिए काफ़ी है, सफिशिएंट रहेगा। आगे फिर प्रोसीड करते हैं। थैंक यू सो मच।